अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल को लेकर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और इन सवालात की गर्द उड़ने की बड़ी वजह तहरीक इंसाफ की मज़ामती सियासत है। दूसरी जानिब रियासत ने यह तय कर लिया है कि इदारों के खिलाफ फर्जा सराई और एहतजाजी सियासत का सिलसिला अब नहीं चल सकता और शायद यही वजह है कि अब तहरीक इंसाफ के गिरद शिकंजा भी मजीद सख्त होता चला जा रहा है। और यह बात भी गौरतलब है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं समेत बानी PTI का नाम ECL में डाल दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने 132 सियासी रहनुमाओं को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की मंजूरी दे दी है और ये नाम 9 मई के फसादात के तनाजुर में ECL में डाले गए हैं। अब ये इकदाम इस बात की दलील मालूम होते हैं कि पार्टी पर आने वाले दिनों में मुमकिना तौर पर सख्ती बढ़ने वाली है और 9 मई के हवाले से तहरीक इंसाफ के खिलाफ घेरा मजीद सख्त होने वाला है। बात सिर्फ यहीं पर आकर ख़त्म नहीं होती, हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने और इसके अलावा माइनस बानी PTI का भी इंदिया दे रही है और अब तो राना सनाउल्लाह इससे भी आगे बढ़ते हुए इस इम्कान को जाहिर कर रहे हैं कि बानी PTI के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा भी चल सकता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी PTI के खिलाफ गद्दारी के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। अब राना सनाउल्लाह के बयान से यह तासुर हो रहा है कि हुकूमत बानी PTI के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का सोच रही है और इस मुकदमे को उस सूरत चलाया जा सकता है अगर बानी PTI या तहरीक इंसाफ ने इदारों के खिलाफ महाजराई को तर्क न किया। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत की जानिब से यह तासुर भी दिया जा रहा है कि अनकरीब तहरीक इंसाफ खुद को बानी PTI से अलग कर लेगी। अब सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ खुद को बानी PTI से अलग कर सकेगी? इसका इन्हिसार इस बात पर है कि तहरीक इंसाफ आने वाले वक्त में अपनी जानिब बढ़ने वाले दबाव को किस तरीके से हैंडल करती है। आज पंजाब असम्बली में भी करारदाद मंजूर हुई, उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने मीडिया से बात की। एक तरफ तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात हो रही है तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को माइनस बानी PTI का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। लेकिन फैसल वोडा ये तासुर देते हैं कि तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन नहीं कि वो खुद को बानी PTI की पॉलिसी से अलग कर ले, बल्कि ऐसा हर हाल में करना होगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक वक्त था जब नून से शीन निकलने की बात होती थी, फिर कभी शीन से मीम निकलने की बात होती थी। अब तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ अडयाला की बाज़गश सुनाई दे रही है। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ अडयाला अलग होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलग होगी? बहुत शुक्रिया। देखें, ये हमेशा कोई पहली दफा तो हुआ नहीं है। पहले भी बड़े लोगों को गद्दार गद्दार कहा गया, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा है? वही लोग हैं जो बाद में उन्होंने सर्व भी किया, कोई उसमें से गद्दार नहीं निकला। लेकिन आई थिंक जो इस वक्त मुल्क के हालात है उसमें तो हुकूमत का जो रवैया है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस वक्त है, क्योंकि आप एक पार्टी को स्पेस नहीं दे रहे हैं। आप 26 नवंबर का वाकया करा के छोड़ते हैं उनको और उसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, लेकिन उसका खमियाजा जो है वो आप कहते हैं कि जी PTI भुगते हैं, क्योंकि उसके लोग जो है वो वहां पहुंचे हैं, D चौक पहुंचे हैं। तो देखें, क्या इससे पहले एहतजाज नहीं हुए हैं? बिल्कुल एहतजाज होते रहे, स्पेस दी जाती रही है, लेकिन आप तो स्पेस ही नहीं दे रहे। तो इमरान खान तो जेल के अंदर है ना, अभी इनको याद आ रहा है। यूसुफजई साहब, एक डायमेंशन ये भी है कि तहरीक इंसाफ स्पेस लेना ही नहीं चाहती। जहां कोई स्पेस बनती है वहां पे एक ऐसी ट्वीट आ जाती है या ऐसी पोस्ट आ जाती है जो जलती पे तेल का काम करती है, वो ऐड फ्यूल टू फायर वाली बात होती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लेती है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, सोशल मीडिया की चीजें तो मैं बिल्कुल ऑन नहीं करता हूँ ना इन चीजों को। आई डोंट थिंक इमरान खान जो इस वक्त जो जेल के अंदर है, जो अडियाला वाले ये कह रहे हैं कि जो उनके पास तो कोई सहूलत नहीं है कि वो ट्वीट कर सकें, तो जब वो जेलर साहब ये कह रहे हैं कि ट्वीट करने की कोई सहूलत इनके पास मौजूद नहीं है, तो ट्वीट कहाँ से हुई? आपको पता है कि उनके साथ जो लोग मुलाकात करने जाते हैं उनके ऊपर कैमरे लगाए जाते हैं, एक एक लफ्ज उनका सुना जाता है, रिकॉर्ड होता है। नहीं, लेकिन हुकूमत तो ये भी यूसुफजई साहब कहती है कि जहां से ट्वीट्स होती हैं, पोस्ट होती हैं, वो कहते हैं जी अफगानिस्तान से कैसे हैंडल होता है ये भी पता है, भारत से कैसे होता है, बैरून मुल्क बैठ के कहां से क्या नैरेटिव बिल्ड होता है। ये हुकूमत कहती है कि हमें बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है। तो ये तो बैरूनी कुव्वतों के इमा पर पाकिस्तान के अंदर दंगा और फसाद किया जा रहा है। देखिए, किसी को आप ये नहीं कह सकते कि ये मौजूद वतन नहीं है। देखिए, पहले भी हमने बड़े चीजें भुगती हैं। आई डोंट थिंक कि इस तरह की सूरत हाल से मुल्क को हम चला सकेंगे। वक्ती तौर पे तो आप किसी चीज को दबा सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल देखें ना, ये किसी PTI को बैन कर देंगे, अब 70-80% लोग PTI के साथ वाबस्ता है, आप बैन कर देंगे किसी और नाम से आ जाएगी। और तो मैं नहीं समझता कि मसले का हल है। देखें, आप 4 साल हो गए, शहबाज शरीफ जो है वो इस मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सका है।
और वही अभी तक वही रोना रोना कि जी इमरान खान ने खराब किया, इमरान खान ने खराब किया। भाई उससे पहले भी तो आप लोग थे ना, अभी भी आप 4 साल से हैं। तो आपने तो सिवाय कर्जे लेने के आपने आपकी परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए ये इवेंट क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। एक एक इवेंट क्रिएट किया जाता है, लोगों की तवज्जो हटाई जाती है। आज भी आपने देखा कि जी कर्जा अप्रूव हो गया पाकिस्तान के लिए। भाई अभी तो 40,000 अरब का कर्जा ले लिया, हमें बताया ना कि पैसा कहाँ चला गया, लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है अभी तक। वो जवाब तो हुकूमत के पास है नहीं। हम कहते हैं कि जी आपने बताएं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस पे बात नहीं करते हैं। अभी आईएमएफ ने कहा कि जी 5,300 अरब रुपए की करप्शन हुई है, वो उस पर खामोश है, उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ये तो रूटीन के मामलात हैं। अगर रूटीन में इतने हैं तो एक घड़ी के लिए आपने इमरान खान को कैसे जेल में अच्छा, रखा हुआ है? ये आपका देखो, आर्गुमेंट भी बड़ा वैलिड है, लेकिन उस पे जाहिर है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऑपोजिशन से बात होती है कि ऑपोजिशन किस हद तक इन अवामी इश्यूज के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर बात करती है, किस कदर प्रेशर इन इश्यूज के ऊपर बढ़ाती है। उनको तो अपने मुकदमात की पड़ी हुई है या बानी पीटीआई की पड़ी हुई है, नंबर एक। नंबर टू, यूसुफ जई साहब, बात आपकी ये भी दुरुस्त है कि ये गद्दारी का टैग कोई नई बात नहीं है। ये अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत से लोगों को ये टैग किया जाता रहा है, लेकिन अल्टीमेटली प्रिवेल कौन किया फिर? अब जो रियासत है वो तो मजबूत होती है, ताकतवर होती है, और फिर रियासत की पॉलिसी फी जमाना प्रिवेल कर जाती है। ये भी तो देखना होगा ना फिर तहरीक इंसाफ को। देखिए रियासत से तो इनकार ही नहीं है ना। देखिए पाकिस्तान होगा तो हम होंगे ना, हमारा तो सब कुछ पाकिस्तान के साथ ही वाबस्ता है। हम सारे लोग पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खुश होते हैं। पिछले दिनों जो भारत के साथ हमारा भीड़ हुई उसमें जो कामयाबी मिली, सब खुश रहे। क्योंकि पाकिस्तान देखे ना, बदकिस्मती है कि इस वक्त नून लीग के पास अपना बयानिया तो फेल हो गया है, लेकिन वो फौज का बयानिया आगे आगे करते रहते हैं। बस बाहर आप देखें, जो भी टॉक शो में आता है, सुबह दिन में कोई 4-5 टॉक शो होती है, हर टॉक शो में एक ही बात, जी इन्होंने 9 मई किया, इन्होंने। भाई जो 9 मई किया, जो भी किया, वो लोग तो जेलों में चले गए ना। अब जो बाकी रह गए उनका तो 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है ना। आप अपना रवैया तो ठीक करें ना। तो मतलब ये कि कहने का मकसद ये कि आप अभी तक आप आने जो आपसे डिलीवर नहीं हो रहा है, तो आप कहते हैं जी इमरान खान को गद्दार करार दे दें। और कभी क्या कह रहे हैं, क्या देखिए धमकियां देने से क्या मुल्क संवर सकता है? हमें पता है ना, रियासत के पास ताकत होती है। आप इस वक्त हुकूमत में हैं, आप जो भी धमकी दें आप दे सकते हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान को फायदा होगा ये जरूर सोचा जाए। पाकिस्तान का ये नहीं सोच रहे हैं, ये सिर्फ अपना सोच रहे हैं कि नवाज शरीफ को शिकस्त हुई है एक औरत के हाथ, अब ये इंतकाम ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, अल्लाह जाने इस मुल्क से क्या मतलब क्या है इनका, कि आप इतनी बड़ी पॉपुलर पार्टी से आप जो है ना स्पेस नहीं दे रहे हैं उनको। नहीं, तो बट आप दैट कैसे पॉपुलर पार्टी शुड एक्ट लाइक अ पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ना। मतलब पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। देखिए ना यूसुफ जई साहब, आप पीटीआई के अंदर वो शख्स हैं जो जाहिर है पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं या पॉलिटिकल माइंडसेट हैं। इस वक्त पीटीआई के अंदर जो स्ट्रैटेजी चल रही है या जिस अंदाज में पार्टी के मामलात को लेके चला गया है, क्या ये इटसेल्फ पीटीआई के लिए कोई जस्टिफाइड था? बहुत सारे ऐसे मौके आए जिसको मिस किया गया, पीटीआई ने ट्रेन मिस की है एवरी पासिंग डे। देखिए आई थिंक जब आप स्पेस नहीं देते हैं ना, तो और जो ट्रस्ट डिफिशिएंट है वो बढ़ता जा रहा है। जब आप स्पेस नहीं देंगे तो अगर मिसाल के तौर पे हम पहले जब महंगाई होती थी तो 12% पे हमारी दौर में महंगाई थी, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू किया था लाहौर से, जरदारी साहब के बेटे ने ट्रेन मार्च शुरू किया था, इसी तरह मौलाना साहब ने आके धरना दे दिया था। अभी आपको अंदाजा है ना कि 35% तक महंगाई पहुंच गई थी, और लेकिन किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। आज भी आप देखें कि जो हमारा कोरोना के बावजूद जो हमारी ग्रोथ रेट थी उस वक्त 6% थी, आज 2% से ऊपर नहीं जा रही है। तो ये कैसे दावे करते हैं? फिर आपने 40,000 अरब का कर्जा भी चढ़ा दिया मुल्क के ऊपर। सर ये शिकवा ये तो मेरा कर्जा देगा कौन? ऑपोजिशन से है सर, कि ऑपोजिशन ने अवामी इश्यूज की सियासत की कब है सर? वो तो अपने वेस्टेड अपने मुकदमात से नहीं निकले हैं, या बानी पीटीआई की के देखिए, मुकदमात हम से तो नहीं निकले। बात ऑपोजिशन करते ने हैं कहां ट्वीट किया अवामी इश्यूज के ऊपर भी? एटलीस्ट ट्वीट ही की हो। सर जी। देखें हमारी तो देखें, जो भी बहुत सारे लोग इस चीज पे इशू पे बात करते हैं, लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि मीडिया इन चीजों को अब नहीं उठा रहा है ना, उसको अहमियत दे रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, एनर्जी क्राइसिस है मुल्क के अंदर, कोई इस पे तवज्जो नहीं दी जा रही।
आप देखिए, मैं तो हर हर शो में ये बात करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जिस मकसद के लिए आई थी, तो अब तो मेरे ख्याल से जो स्टेब्लिशमेंट है वो भी उनका भी कंधा थक गया होगा कि भाई आप लोग अपना भी तो कुछ करके दिखाए ना। आप आपके पास कोई परफॉर्मेंस है तो आवाम के पास वो लेकर जाएं कि जी तो इमरान खान के दौर में ये नहीं हो रहा था, हमने ये बिल्कुल करके दिया है। देखिए, आई एग्री टू एन एक्सटेंट कि देखिए ऑपोजिशन में तो होता ही है ना कि आप शेडो कैबिनेट अनाउंस करते हैं, आप इश्यूज का हल देते हैं। आप आज शौकत यूसुफजई साहब पीटीआई आज एहतजाज की कॉल दे, महंगाई के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, आम आदमी के हक के लिए खड़ी हो, मैं देखता हूं कैसे पूरा नेशनल मीडिया उसको कवर नहीं करता और वो इश्यूज के ऊपर बात नहीं शुरू हो जाती। तो हो सकता है हमारी भी कमजोरियां हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जाहिर है जो हमारे मेन लीडरशिप सारे इस वक्त जेलों में है, तो हमारी भी कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन ये कि स्पेस नहीं खत्म किया जाता है। आप अगर मुल्क के साथ मुखलिस हैं, आप अगर मुल्क को चलाना चाहते हैं, तो आपको अभी तक जो इस वक्त अपोजिशन तो है ही नहीं, मतलब अपोजिशन को तो आपने नामो निशान खत्म कर दिया है। अभी आप अपोजिशन लीडर अनाउंस नहीं कर रहे हैं और उसके बगैर आप कहते हैं जमहूरियत है। तो अपोजिशन लीडर के बगैर तो कहीं पे भी जमहूरियत नहीं, आप नहीं कह सकते, दावा नहीं कर सकते। आपने सेनेट से भी हटा दिया, पंजाब असेंबली से भी हटा दिया था, यहाँ से भी हटा दिया। और आई थिंक कि हुकूमत को इस चीज पे जरूर गौर करना चाहिए कि जैसे जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, महंगाई बेरोजगारी के अलावा जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, उसके हल के लिए भी आगे आए। सिर्फ बयानबाजी ना करे, सिर्फ ताने ना दे, सिर्फ इल्जाम तराशी ना करे, धमकियां ना दे। ऑलरेडी जो इस असेंबली जो है, इस असेंबली ने एक ऑलरेडी एक एपीसी बुलाई थी, और उसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और एनपी, शेरपाओ ग्रुप, जमात इस्लामी, जेयूआई, पीटीआई, सब ने मिलकर एक मुत्तफिका लाएमल दिया कि जी दहशतगर्दी खत्म करने के लिए ये इकदाम उठाए जाएं। तो मैं गुजारिश करता हूँ आपके तवसत से कि वफाकी हुकूमत उस पर क्यों नहीं बात कर रही। उसमें तो उनके अपने लोग भी शामिल थे, अपोजिशन लीडर जो है मुस्लिम लीग का है खैबर पख्तूनख्वा में, और गवर्नर जो है पीपल्स पार्टी से है, उनके दस्तखत वहां मौजूद हैं। तो वो जो लाएमल दे रहे हैं, तो मौजूदा वफाकी हुकूमत को वो लाएमल क्यों पसंद नहीं आ रहा। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत जो है वो जिद कर रही है या फिर नहीं चाहती कि माहौल ठीक हो। अदरवाइज तो हम तो ये समझ रहे थे कि ये इस एपीसी पे अमल दरामद करके सूबे को बहुत बड़े बहरान से बचाया जा सकता है। अभी आप देखें कि सिर्फ यही धमकियां देना है कि जी गवर्नर आज लग जाए, अच्छा लग जाएगा क्या होगा। मेरे लिए तो हुकूमत कोई अहम है ही नहीं, इसलिए अगर अहमियत होती तो हम पंजाब हुकूमत तोड़ते या यहाँ की असम्बली तोड़ते पहले। तो हमें क्यों डराया जाता है गवर्नर आज से। हम तो ये कहते हैं कि भाई स्पेस दो, कोई हल निकालें। जो इस वक्त बंद गली अच्छा में यूसुफ खड़े जी हैं सर, लोग, लास्टली उनको लास्टली सर, स्पेस तो जाहिर है कौन देता है, कौन सी हुकूमत ऑपोजिशन को स्पेस देती है? स्पेस तो फिर आपको खुद लेनी पड़ती है सर अपनी पॉलिसी से। फिर मैं कहूंगा पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, आपको खुद स्पेस पैदा करनी है, निकालनी पड़ती है सर। तो देखिए, हम तो निकाल रहे हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं, हम तो मुल्क का वास्ता दे रहे हैं कि जी जो आप इल्जामात लगा रहे हैं ये टोटली, आप कमीशन बनाने पे आप नहीं राजी लेकिन नहीं यूसुफ हो सही रहे साहब, हैं। जब केपी का चीफ तो मिनिस्टर खुद जलसे असली आम के साहब, अंदर खड़ा होके इस्टेब्लिशमेंट को भी धमकी देगा, सिपा सलार से मुतालिक भी बात करेगा, डी चौक आने की और विफाक पे चढ़ाई की बात भी करेगा, तो स्पेस पैदा होगी सर इस लबो लहजे से। मुझे समझ नहीं आ रही क्यों इस तरह कहा जाता है कि जी ये क्यों कहा जाता है कि जी ये वो है कि मतलब अ, ये चढ़ाई है। अब मैं हैरान हूं कि क्या पॉलिटिकल, हम धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, तो एहतजाज करने हम कहाँ कहाँ जाए, काबुल चले जाएं, इस्लामाबाद ही आएंगे ना, जाहिर है पार्लियामेंट में आए, हम तो पार्लियामेंट के लिए आ रहे हैं। नहीं तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि इसमें इतना सीखपा होना है कि जी आप आ रहे हैं तो इसका मतलब चढ़ाई करने जाए। भाई इससे पहले क्या, हमारे से पहले जो धरने होते रहे, क्या किसी ने रोका है? हमने कभी किसी को रोका है? नहीं, हमारे दौर में कितने धरने हुए? बट द वे दे चैलेंज मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और क्रिटिसाइज किया, उस आपको नहीं भी नहीं पता नहीं, है। देखिए आप मिलिट्री को तो चैलेंज, जी देखो मिलिट्री को तो चैलेंज किया ही नहीं जा सकता ना, हम कर रहे हैं। देखिए फौज को हर दफा हमने कहा है हमारी फौज है। ये तो नून लीग की साजिश है कि वो बार बार हर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज का एक वो सामने ले आते हैं, और उनका भी यही, उनकी ख्वाहिश भी है और उनको फायदा भी है कि फौज और पीटीआई लड़ती रहे। हालांकि दोनों एक ही है। हम देखिए, हम नुमाइंदगी कर रहे हैं आवाम की, और फौज भी इस आवाम से है ना, कोई बाहर से तो नहीं आए।
तो हम तो कभी भी फौज के खिलाफ न बात की है न करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि जी फौज हमारी फौज है, और जो कुर्बानियां फौज दे रही है उस हम भुला तो नहीं सकते हैं ना। हम ये कह सकते हैं कि जी हाँ, ये और बात है कि इस वक्त नवाज शरीफ को प्यारी हो रही है फौज। हालांकि नवाज शरीफ के पुराने तमाम रिकॉर्ड उठा के देख ले, उनके बयानात तो उठा के देखे ना, वो क्या कहता रहा है फौज के यूसुफ बारे सही में। साहब, I वो सारी have चीजें एक तरफ। I'm sorry to cut you here, sir. Very quick short break. शौकत यूसुफ जई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे. लेट्स टेक अ ब्रेक हियर. और जब इकोनॉमी की बात कर रहे थे तो इकोनॉमिक फ्रंट पे IMF से एक एग्रीमेंट तो अप्रूव हुआ है, लेकिन चैलेंजेस क्या है इस पर कुछ बात करेंगे इसमें साथ ही. आखिरकार IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 29 करोड़ डॉलर्स की किस्त की मंजूरी दे दी है, जिसे हुकूमत एक बड़ा माशी रिलीफ या बड़ी माशी कामयाबी के तौर पर पेश कर रही है. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर उम्मीद है कि पाकिस्तान जल्द कर्जों की दलदल से निकल आएगा, लेकिन सवाल अब भी बुनियादी अहमियत रखता है कि क्या वाकई पाकिस्तान उस माशी समत की तरफ बढ़ रहा है तो कर्जों से निजात का रास्ता फराम करे. ये सवाल इसलिए ज़्यादा अहम हो गया है कि चंद रोज़ पहले IMF की अपनी रिपोर्ट ने पाकिस्तान की गवर्नेंस, टैक्स रिफॉर्म्स, इदारा जाती शफाफियत और करप्शन कंट्रोल के हवाले से संगीन सवालात उठाए थे. रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान में टैक्स वसूली का निज़ाम कमज़ोर, मराहत का दायरा बहुत बड़ा, पॉलिसीज़ का तसलसल गैर वाज़े और हुक्मरानी के ढांचे में सियासी मुदाखलत एक मुस्तकिल रुकावट बनी हुई है. माहिरीन मईशत के नज़दीक ऐसे माहौल में कर्जों से निकलने के दावे हकीकत के कच्चे धागे से जुड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि IMF के मुताबिक माशी इस्तेहकाम का पहला जीना शफाफियत और मजबूत गवर्नेंस है, और ये जीना अभी पाकिस्तान के कदमों से बहुत दूर है. ये भी हकीकत है कि मौजूदा किस्त मिलने से वक्ती रिलीफ तो मिलता है, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर महसूस होते हैं, मार्केट का एतमाद वक्ती तौर पर बहाल होता है, लेकिन ये सब तभी देर पा साबित होता है जब गवर्नेंस की परतें ठीक हों. कर्ज से निकलने का विजन सिर्फ नारे या बयानात से पूरा नहीं हो सकता जब तक कि पाकिस्तान अपने अखराजात पर काबू ना पाए, महसूलात ना बढ़ाए, सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर ना करे और करप्शन को इदारा जाती सतह पर कम ना करे. IMF इसीलिए अपनी रिपोर्ट में याद दहानी कराता है कि इस्लाहात को सियासी मफादात से आज़ाद रखना होगा. इस तनाजुर में वज़ीर आज़म का दावा काबिल फ़हम है, लेकिन बाज़ माहिरीन मईशत के नज़दीक अभी इसे हकीकत बनने में तवील और मुश्किल सफ़र दरकार है, क्योंकि जो बुनियादी ढांचा कर्ज़ों की दलदल से निकलने के लिए ज़रूरी है वो फ़िलहाल कमज़ोर है और बेशतर शोबों में एतमाद के बहरान का शिकार भी है. जब तक रियासत के अहम सतून शफाफियत और एहतसाब की बुनियाद पर मजबूत नहीं होते, कर्ज कम होने की बजाय बढ़ता ही है और माशी पायदारी ख्वाब बन जाती है. अब दूसरी जानिब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हालिया करप्शन सर्वे पाकिस्तान की गवर्नेंस और इदारा जाती कारकर्दगी को एक नए जाविये से सामने लाता है. सर्वे के मुताबिक 66% शहरियों का कहना है कि उन्हें रिश्वत नहीं देना पड़ी, जिसे हुकूमत अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन आदाद शुमार को मुकम्मल तस्वीर समझ लेना काफ़ी नहीं है. गो कि रिश्वत ना देना एक मस्बत इशारा ज़रूर है, लेकिन सर्वे के दीगर बात एक गहरा और ख़तरनाक बहरान जाहिर करते हैं. जैसा कि सर्वे के मुताबिक पुलिस, अदलिया, टेंडर और प्रोक्योरमेंट जैसे इदारों में करप्शन के तासुर ने नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं. पंजाब में पुलिस के बारे में करप्शन का तासुर 34% तक पहुँच गया है, जो इस जानिब इशारा करता है कि सिक्योरिटी और इंसाफ के निज़ाम के बुनियादी हिस्सों पर अवामी एतमाद ख़तरनाक हद तक कम हो चुका है. सर्वे का एक अहम पहलू सूबाई हुकूमतों पर एतमाद में कमी भी है, जहाँ 59% शहरी समझते हैं कि सूबाई हुकूमतें करप्शन में सबसे आगे हैं. इसके बरक्स मकामी हुकूमतों को निस्बतन शफाफ समझा जा रहा है, जो इस बात को मजबूत करती है कि फैसला साजी निचली सतह पर ज़्यादा जवाबदेह रहती है. फिर इसी तरह सर्वे के मुताबिक माशी बहरान ने भी अवामी तासुर को मनफी बनाया है. 57% शहरी अपनी क़ुव्वत ख़रीद में कमी की शिकायत करते हैं, जिससे ये एहसास बढ़ रहा है कि माशी मुश्किलात ने करप्शन और बदउनवानी के असरात को ज़्यादा वाज़ेह कर दिया. ताहम एक मस्बत नुक्ता यह है कि 58% अफराद का ख्याल है कि IMF और FATF की इस्लाहात ने मईशत को कुछ हद तक मुस्तहकम ज़रूर किया है, जिससे ये पता चलता है कि आवाम आलमी इदारों की निगरानी को नज़्म ज़ब्त का जरिया समझते हैं. लेकिन माहिरीन के नज़दीक ये एतमाद उस वक्त तक देर पा नहीं होगा जब तक हुकूमत अपना दाखिली एहतसाब मौसी, क्योंकि सर्वे के मुताबिक 77% अवाम समझते हैं कि हुकूमत की करप्शन रोकने की मौजूदा कोशिशें नाकाफ़ी हैं. इसके साथ साथ 83% शहरी सियासी फंडिंग में शफाफियत चाहते हैं. फिर इसी तरह सरकारी इश्तहारात में सियासी शख्सियात की तस्वीर के खिलाफ 55% अवामी रद्दअमल जाहिर करता है कि लोग रियासती वसाइल के सियासी इस्तेमाल से सख्त ना लाएँ. फिर सेहत के शोबे में करप्शन का 38% तासुर एक और ख़तरे को जाहिर करता है कि बदउनवानी अब लोगों की जानों से जुड़ चुकी है. मजमूई तौर पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सिर्फ माली बदउनवानी नहीं बल्कि शफाफियत का बहरान है. जब तक इस बुनियादी बहरान को हल नहीं किया जाता, IMF की किस्तें वक्ती सहारा तो दे सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर कर्जों की दलदल से नहीं निकाल सकती. इस वक्त मारूफ माहिर इक़्तिसादी उमूर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. डॉक्टर साहब, बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा है, एक और किस्त IMF की अप्रूवल मिल गई
और जाहिर है कि इससे ये तासुर देने की कोशिश, हुकूमत एक नैरेटिव बिल्ड करती है। वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हम इस कर्ज के चुंगल से निकल आएंगे, और उसके साथ ही हमने देखा IMF की एक रिपोर्ट भी जो मुल्क में करप्शन और गवर्नेंस के निज़ाम पर काली ज़रब लगाती है। अब ये जाहिर है एक तरफ तो फिस्कल डिसिप्लिन चाहता है IMF, और उसके साथ ही तकाजा करता है पाकिस्तान से कि वो इन चीज़ों को, इनके फिक्सेस भी दे, लेकिन उसके वहाँ पे करेक्टिव मेजर्स के बगैर आपको लगता है कि ये दावा हकीकत पे मबनी है कि हम बासानी कर्ज के इस जाल से निकल आएंगे? बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े अहम नुकात उठाए हैं। लेकिन पहले मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, जो वज़ीर ख़जाना ने बताई है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में करप्शन क्या है और गवर्नेंस की क्या खराबियां, वो हमसे ज्यादा कौन जानता है, हमारी हुकूमत से ज्यादा कौन जानता है। तो जो चीज मुझे समझ नहीं आई कि एक ऐसा इदारा IMF जो हमारी खराबियों की जिम्मेदार है, बराबर का शरीक है, 1988 से अब तक 17 प्रोग्राम हुए हैं, उसके बाद हमारे में गुर्बत भी है, बेरोजगारी भी है और शरह-ए-नमू सुस्त है, तो हमने $10 मिलियन फीस देकर IMF से ये रिपोर्ट बनवाने की जरूरत क्या थी? खासतौर से इसलिए कि वजीर खजाना ने एक जुमला कहा है, आपके भी पता होगा, आपके चैनल पे भी आए हैं, कि ये रिपोर्ट पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान की हुकूमत पर चार्जशीट है। हम तो किसी को इजाजत ये देने के लिए तैयार नहीं है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत और पार्लियामेंट को चार्जशीट करें। तो सवाल ये कि हुकूमत ने ये रिपोर्ट क्यों बनवाई, इसकी जरूरत क्या पेश आई? ये गलत बात थी, खासतौर से इसलिए कि हमारे मुल्क में काम हो रहा है, खराबियां जरूर हैं लेकिन बहरहाल काम हो रहा है, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। SIFC ने बड़े अहम नुकात जो है, बड़े अहम हिदायत जारी की हैं। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि किस्त मिलने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे, लेकिन पाकिस्तान की कर्जों की अदायगी की सलाहियत बेहतर नहीं होगी। तो एक तो ये बिल्कुल वाज़ेह बात है, क्योंकि जब तक हम अपनी टैक्स GDP नहीं बढ़ाते, जो कि इस हुकूमत ने ये कहा है कि 2029 तक हमारा 2027 तक 13.5% टैक्स GDP रहेगा, जबकि माजी में 14.4% रह चुका है। इसका मतलब ये है कि हम टैक्सों की चोरी रोकने में नाकाम रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कुदरत ने एक पाकिस्तान को बड़ा अच्छा मौका दिया है, हम उसकी बात करें पहले, इसलिए कि हमारी अफवाज ने एक ताकतवर दुश्मन को शिकस्त फाश दी और उसकी वजह से पाकिस्तान का और पाकिस्तान की कौम का वक़ार बुलंद हुआ। उसके बाद सऊदी अरब ने हमारे साथ दिफाई मुआहदा किया। ये कोई मामूली बात नहीं है, एक मालदार मुल्क, तेल की दौलत से दालामा माल, जिसका अरब वर्ल्ड में जो है बहुत असर है, अगर वो ये समझता है कि उनको इसराइल से बचाने के लिए अमेरिका नहीं पाकिस्तान है, पाकिस्तान की फौज है, तो उससे पाकिस्तानी कौम का एतमाद आसमान पर पहुंचा है, मेरे मुल्क का वक़ार बढ़ा है। इन हालात में मैं IMF की रिपोर्टों को और ये कि जी पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं हूं। हमारी जो खराबियां वो हैं, हमें पता है, करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये वजाहत कर दूं कि ये जो तहरीक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिपोर्ट है, ये पाकिस्तानी इदारे की है। IMF जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्रन है, उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि हमारी रिपोर्ट इससे अलग होगी, वो इंडिपेंडेंट है, वो कर रहे हैं। उन्होंने तो पाकिस्तान को 135वें नंबर पर दिया है 180 में, मुल्क में, यानी बहुत करप्ट। लेकिन मैं ये मानता हूं कि वजारत दाखिला की कोशिशों से पाकिस्तान में सरकारी जो महकमे हैं, जहां आम आदमी का ताल्लुक पड़ता है, जो सूबों से मुख्तलिफ है, वहां पर करप्शन कम हुआ है। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान में करप्शन कम हो रहा है, ये सही नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि ये बात बड़ी अहम है कि क़ुव्वत खरीद में कमी हुई है। क़ुव्वत खरीद में कमी हुई क्यों है, उसकी वजह मैं आपको बता दूं। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, आपको पता है कोई 30-35 हजार अरब रुपया लोगों के बैंकों में पड़े हैं। तो अगर आप 22-24 में चले जाएं अभी, तो बचत खातों पर 20.5% मिला था। अब वो स्टेट बैंक ने मिल के कम करके 9.5% कर दिया है। तो कौमी बचत में, बहबूद में जो लोग पैसे लगाते हैं, बैंकों में जो पैसा रखा है, उसको अगर 20.5 से 9.5 पे ले आए, तो आदमी की आमदनी जो है वो आधी रह गई, बहबूद में कम हो गई, वहां से फर्क पड़ा है। खुशकिस्मती से आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई है, उसका भी इम्पैक्ट है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं तो ये चाहता हूं, नैब हमारा एक ऐसा इदारा है जो नाकाम रहा है, और मैंने अभी एक किताब लिखी है इस्लामिक बैंकिंग पर, उसमें ये बताया है कि नैब ने जो आदाद शुमार जारी किए हैं कौमी खजाने में जमा करने के,
वो सही नहीं है, वो ठीक। गलत बयानी कर रहे हैं। ठीक, डॉक्टर मगर साहब। जो अच्छी बात मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा इस फतह से और हमारी अफवाज ने कुर्बानी देके दहशतगर्दी में जो कामयाबी हासिल की है, मैं ही चाहता हूं उस कामयाबी को लेके आगे चलें, ठीक। SIFC का रोल बढ़ाएं, IMF के चक्कर में छोड़ दें। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ तो लेंडर है और आईएमएफ तो चाहेगा कि हमारी इकोनॉमी के अंदर डिसिप्लिन इसलिए आए, चीज़ें बेहतर हों कि अल्टीमेटली हमने वो पे बैक भी करना है और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और जो डेट सर्विसिंग है उसकी बाद में भी हम कुछ पैसे दे सके। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सब कुछ होने के बावजूद इसका असर आम आदमी तक, ग्रास रूट लेवल तक क्यों नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट को बरतानवी हुकूमत ने डीपोर्ट कर दिया है, ये खबर सामने आई। इसकी वजूहात क्या है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ बरतानवी हुकाम की जानिब से मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट का वीज़ा मनसूख कर दिया गया है। यह बज़ाहिर एक इंतजामी फैसला मालूम होता है, लेकिन इस फैसले के पीछे सियासी, कानूनी और सफारती पहलू भी मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रजब भट्ट के पास 2027 तक का बरतानवी वीज़ा मौजूद था, लेकिन वीज़ा की री-वेरिफिकेशन के दौरान ये बात सामने आई कि उन्होंने पाकिस्तान में अपने खिलाफ जारी फौजदारी मुकदमात, जिनमें बैटिंग ऐप्स की मुबैना प्रमोशन, गैर कानूनी असलहा रखने और शेर के बच्चे की गैर कानूनी मिल्कियत जैसे इल्ज़ामात शामिल हैं, वीज़ा फॉर्म में डिक्लेयर नहीं किए। अब जैसा कि बरतानवी होम ऑफिस मिस रिप्रेजेंटेशन यानी हकाइक छुपाने को संगीन खिलाफ वर्जी समझता है, जिसके नतीजे में ना सिर्फ वीज़ा मनसूख किया जाता है बल्कि फ़र्द को फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दिया जा सकता है। रजब भट्ट को भी यही हुक्म दिया गया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो आज सुबह पाकिस्तान रवाना हो गए। इस पेशरफ्त का एक और बुनियादी पस मंज़र ये भी है कि रजब भट्ट कई माह से पाकिस्तान में दर्ज मुकदमात के बाइस रूपोश थे और उन पर यही तासुर गालिब था कि वो बरतानिया में रहकर कानूनी कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम जैसे ही वीज़ा मनसूखी हुई, बरतानवी हुकाम ने उन्हें मुल्क बदर कर दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की वतन वापसी पर गिरफ्तार न करने का हुक्म भी दे दिया है, जिससे यह जाहिर होता है कि पाकिस्तानी अदालती निज़ाम उनकी वापसी को कानूनी तौर पर शफाफ बनाना चाहता है ताकि उन्हें किसी गैर कानूनी तरीके से फौरी गिरफ्तार न किया जाए। अब अहम बात यह है कि इस दौरान पाकिस्तानी हुकूमत बरतानिया के साथ मतलूब अफराद की हवालगी, गैर कानूनी पाकिस्तानी तारिकीन की वापसी और बाहमी कानूनी ताउन बढ़ाने के लिए भी फ़ाल है और बज़ाहिर रजब भट्ट की वापसी भी इसी कोशिश का हिस्सा मालूम होती है। दूसरा अहम पहलू यह है कि क्या रजब भट्ट को भी डकी भाई की तरह सख्त तफ्तीशी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। डकी भाई को बैटिंग ऐप से मुतालिक तशहीर के मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी, जिसका मकसद न सिर्फ मालियाती जराइम बल्कि ऑनलाइन जुआ और गैर कानूनी बैटिंग नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचना था। रजब भट्ट पर भी इसी नौयत का इल्ज़ाम मौजूद है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए बैटिंग ऐप्स की तशहीर में मुलव्विस है, जो कानूनन काबिल सज़ा जुर्म है और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस किस्म के मुकदमात में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अब ऐसे वक्त में जब वो पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं तो ये इम्कान मौजूद है कि FIA और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे उन्हें दोबारा पूछगछ के लिए बुला सकते हैं। ताहम ये भी मुमकिन है कि रजब भट्ट के खिलाफ कार्रवाई निस्बतन मुख्तलिफ हो, क्योंकि हर केस के शवाहिद, नौयत और कानूनी हैसियत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। यूँ देखा जाए तो रजब भट्ट का मामला महज एक इन्फ्लुएंसर की वापसी नहीं, सन के बदलते हुए कानूनी माहौल, ऑनलाइन जराइम के खिलाफ बढ़ती सख्त गिर पॉलिसी और बरतानिया के साथ सिफारती ताउन के नए मरहले की अहम पेशरफ्त है। ये पेशरफ्त इस जानिब भी इशारा करती है कि मुस्तकबिल में वो तमाम सोशल मीडिया शख्सियात जो बैरून मुल्क रहकर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होंगी, अपने मुकदमा छुपाने की कोशिश करेंगे, उन्हें भी इसी नौयत के इकदाम का सामना करना पड़ सकता है। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्हाट्सएप हैकिंग फ्रॉड मुतालिक बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही मुल्क में ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड तशवीशनाक रफ्तार से बढ़ रहा है और सादा लौ शहरी रोजाना लाखों रुपए से महरूम हो रहे हैं। फ्रॉड के जदीद तरीकों ने जराइम पेशा गिरोहों को इतनी सहूलत दे दी है कि वो खुद को कोरियर कंपनी के मुलाजिम, बैंक नुमाइंदा या किसी बड़ी सर्विस प्रोवाइडर का अफसर जाहिर करके शहरियों से बराह रास्त रब्ता कर लेते हैं। कॉल के जरिए वो सारिफ को किसी पार्सल की तस्दीक, बैंक अपडेट, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या सर्विस एक्टिवेशन के नाम पर बेवकूफ़ बनाते हैं। फ्रॉड गिरोह शहरी का व्हाट्सएप हैक करने के लिए या तो कोई नामालूम लिंक भेजते हैं या OTP वेरिफिकेशन कोड हासिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही OTP मिल जाता है, सारिफ का व्हाट्सएप मुजरिमान के कंट्रोल में चला जाता है और तमाम चैट्स, रवाबित और नंबर्स उनके हाथ आ जाते हैं। इसके बाद ये गिरोह मुतासरा शख्स के रिश्तेदारों को मैसेज करके 5,000 से 50,000 रुपये तक की फौरी मुंतकली का मुतालबा करते हैं। यूँ मुतासरा शहरी को पता भी नहीं चलता और उसके नाम पर दर्जनों लोगों से रकम ऐंठ ली जाती है। गुज़श्ता 3 माह में व्हाट्सएप बैंकिंग, व्हाट्सएप हैकिंग और माली फ्रॉड की शिकायत में नुमाया इजाफा हुआ है। फ्रॉड गिरोह मुसलसल जदीद सॉफ्टवेयर्स, नंबर मास्किंग
और फेक शनाख्त का सहारा लेकर अपने तरीक़ा वारदात को मजीद मुश्किल बना रहे हैं, जिससे आम शहरी के लिए हकीकत और जालसाजी में फ़र्क करना कई गुना मुश्किल हो जाता है। अब साइबर माहिरीन के मुताबिक इन फ्रॉड से बचने का सबसे मजबूत तरीका यही है कि शहरी गैर ज़रूरी एतमाद से गुरेज करे और अपनी डिजिटल शनाख्त को महफूज बनाने की बुनियादी आदतें अपनाएं। सबसे पहले नामालूम कॉल्स, मुश्तबा लिंक्स, डिलीवरी मैसेजेस या ऐसे अफराद पर हरगिज़ भरोसा न करें जो OTP, तस्दीकी कोड या बैंक की मालूमात मांगे। बैंक, कोरियर कंपनी या किसी भी सरकारी इदारे की जानिब से ऐसे कोड्स कभी तलब नहीं किए जाते, इसीलिए जो भी शख्स ये मालूमात ले रहा हो वो लाजमी तौर पर फ्रॉडिये व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर दोहरी हिफाजती तय लाजमी तौर पर फाल रखे ताकि OTP मिल जाने के बावजूद भी हैकर अकाउंट तक ना पहुंच सके। नामालूम लिंक्स पर हरगिज़ क्लिक ना किया जाए, ख़ास तौर पर वो लिंक्स जो किसी इनामी डिलीवरी अपडेट या आपका पार्सल रुका हुआ है जैसे जुमलों से शुरू हो। अगर कोई मशकूक कॉल आए तो फ़ौरन लाइन काट दें और मुतल्लिका इदारे के ऑफिशियल नंबर पर खुद कॉल करके तस्दीक करें। अपने अहल खाना और दोस्तों को भी आगाह करें कि अगर कभी आपके नंबर से पैसे का मुतालबा आए तो पहले वीडियो कॉल या वॉइस नोट के ज़रिए तस्दीक ज़रूर करें। ऑनलाइन लेन देन हमेशा मुस्तनद प्लेटफॉर्म से करें और अपने मोबाइल पर कोई गैर ज़रूरी ऐप इंस्टॉल ना करें। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखें, अल्लाह हाफ़िज़।